हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका स्टडी टू नो एजुकेशन यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आप लोग को लास्ट लेक्चर से पता चल रहा होगा कि पॉलिटी का एक सीरीज चल रहा है, जिसमें हम लोग कल यूनियन गवर्नमेंट के पार्ट्स के बारे में बात किए थे और प्रेसिडेंट के कुछ आर्टिकल्स को देखे थे। तो हम लोग नेक्स्ट ये जो सेशन चलने वाला है उसमें हम लोग पावर ऑफ प्रेसिडेंट का बात करेंगे, जिसमें हम लोग प्रेसिडेंट के सारे पावर का डिस्कस करेंगे। ठीक है, कितने तरह का पावर होता है, एंड इसमें हम लोग इलेक्शन प्रोसेस भी देखेंगे प्रेसिडेंट का, और आपका रिमूवल प्रोसेस भी हम लोग प्रेसिडेंट का देखेंगे। तो हम लोग कल के वीडियो में देखे थे यूनियन गवर्नमेंट का सारा पार्ट जो आप लोग के सामने स्क्रीन पर है, ये सब सारा हम लोग कल डिस्कस कर चुके थे। तो इसमें आप लोग को आज हम लोग बात करेंगे प्रेसिडेंट का। तो प्रेसिडेंट में क्या क्या होता है, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, जुडिशरी, तो ये आप लोग को कल बता दिया गया था। तो हम लोग आज प्रेसिडेंट के पावर को देखेंगे। तो प्रेसिडेंट के पावर को देखने से पहले प्रेसिडेंट का दो ये टॉपिक है वो भी देख लेते हैं, इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट एंड रिमूवल ऑफ प्रेसिडेंट। तो इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट में देखिए क्या होता है कि प्रेसिडेंट का इलेक्शन कैसे होता है। तो इलेक्शन प्रोसेस जानने से पहले ये जान लीजिए कि किस आर्टिकल में, जो कि आपको लास्ट वाले वीडियो लेक्चर में बताया गया था। तो ये आर्टिकल 54 में आता है इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, बट इसका जो प्रोसेस है इलेक्शन प्रोसेस ऑफ प्रेसिडेंट वो आर्टिकल 55 में आता है। ठीक है, तो हम लोग आज इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट देखेंगे। इसमें देखिए क्या होता है। सबसे पहला ये एक इनडायरेक्ट वे ऑफ इलेक्शन होता है, इनडायरेक्ट वे से, और इसमें जो वोटिंग करते हैं प्रेसिडेंट के इलेक्शन में, वो आपका जो मेंबर होता है वो MP एंड MLA होता है, नॉट MLC। इसका मतलब क्या है कि हर एक स्टेट के लेजिस्लेटिव असेंबली से मेंबर होगा और राज्यसभा और लोकसभा के मेंबर होंगे, नॉट काउंसिल। काउंसिल जो स्टेट, वैसा स्टेट जिसमें काउंसिल भी है, उस स्टेट से कोई मेंबर नहीं आएंगे प्रेसिडेंट में वोट देने के लिए, प्रेसिडेंट के इलेक्शन में वोट देने के लिए। इसका मतलब क्या हो गया कि MLC इसमें नहीं आएंगे। आएंगे कौन कौन से, MP आएंगे दोनों का, लोकसभा राज्यसभा का, और फिर आपका आएगा MLA। ये आपका हो गया स्टेट का, ये हो गया यूटी में आपका कौन सा आएगा, दिल्ली एंड पौंडीचेरी। ठीक है, तो ये आपका इलेक्टोरल कॉलेज है आपका प्रेसिडेंट के इलेक्शन का, और ये इनडायरेक्ट वे में होता है। ठीक है, अब इलेक्शन प्रोसेस क्या है। तो इलेक्शन प्रोसेस जो आपका डिफाइन है, ये आपका आर्टिकल 55 में डिफाइन है। इसमें हम लोग देखेंगे प्रोसेस ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। इसमें दो मेथड होता है इलेक्शन का। एक तो होता है आपका प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम, जिसको हम लोग PRS कहते हैं, PRS, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम, और दूसरा आपका होता है सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम। तो सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम, STVS। ठीक है, PRS, STVS, सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम। तो इसमें PRS में देखिए क्या होता है। सबसे पहले ये जो सिस्टम है, इसमें क्या होगा कि जितने भी ये इलेक्टोरल कॉलेज के जितने भी मेंबर आके इसमें वोटिंग करेंगे, उसको वो एक बार वोट देंगे, बट इसमें क्या होता है, प्रीफरेंस डाला जाता है। जैसे जो लोग प्रेसिडेंट के लिए इलेक्शन में खड़े हुए हैं, तो उनको जो भी इलेक्टोरल कॉलेज के मेंबर हैं वो एज ए प्रीफरेंस वोट देंगे। फर्स्ट प्रेफरेंस, सेकंड प्रेफरेंस, थर्ड प्रेफरेंस। मान लीजिए 6 लोग टोटल खड़े हुए हैं, तो टोटल 1 से लेकर 6 तक जाएगा प्रेफरेंस, और इलेक्टोरल कॉलेज में जितने भी लोग हैं वो सारा एज ए प्रेफरेंस एक ही बार वोट देंगे। अब इसमें देखिए होता क्या है कि अगर फर्स्ट प्रायोरिटी का, जैसे जितना भी इलेक्टोरल कॉलेज का मेंबर है वो फर्स्ट प्रायोरिटी का अगर 50% +1 हो जाता है वोट, तो विनर वहीं पे पता चल जाता है कि फर्स्ट प्रायोरिटी में कौन कौन आया। अगर फर्स्ट प्रायोरिटी में 50% से कम है, तो हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट प्रायोरिटी को रिमूव करके फिर सेकंड प्रायोरिटी में देखेंगे क्या है। तो इसी तरह सेकंड में भी अगर नहीं आया रिजल्ट, तो थर्ड में देखते हैं। तो इसी तरह टोटल 6 प्रायोरिटी तक होता है, क्योंकि 6 मेंबर हैं, 6 खड़े हुए हैं प्रेसिडेंट के लिए। तो इस तरह से क्या होता है, रेशियो एंड प्रोपोर्शनल सिस्टम वाला में प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम, इसमें जिसको हम लोग कहते हैं अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, इसके द्वारा इसमें वोटिंग होता है, और सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम होता है। ठीक है, तो इसमें प्रायोरिटी बेसिस चलता है। तो ये आपका था इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट और इसका प्रोसेस। ठीक है, तो प्रायोरिटी देखा गया जाता है यहाँ पे। अब हम लोग बात करेंगे यहाँ पे रिमूवल ऑफ प्रेसिडेंट का।
रिमूवल ऑफ प्रेसिडेंट के बारे में डिस्कस करने से पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि STVP जो यहाँ पे हम लोग यूज़ किए हैं, सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम, ये किन किन लोगों के लिए यूज़ किया जाता है। तो सबसे पहला देखिए यूज़ किसके लिए किया जाता है, ये आपका प्रेसिडेंट के लिए किया जाता है, जो भी हम बता ही रहे हैं। दूसरा देखिए क्या किसके लिए यूज़ किया जाता है, इसका वाइस प्रेसिडेंट के लिए भी यूज़ किया जाता है। थर्ड में अगर आपका देखा जाए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ऑफ राज्यसभा के लिए भी यूज़ किया जाता है। और आपका फोर्थ में MLC मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए यूज़ किया जाता है। ये आपका STVP सिस्टम, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे रिमूवल ऑफ प्रेसिडेंट। तो रिमूवल ऑफ प्रेसिडेंट का हम लोग बात कर रहे हैं, थोड़ा सा कलर चेंज कर लें। रिमूवल ऑफ प्रेसिडेंट में देखिए क्या होता है। अब हमको मान लीजिए प्रेसिडेंट को रिमूव करना है, तो रिमूवल करने के लिए क्या वर्ड यूज़ होता है, इम्पीचमेंट। तो इम्पीचमेंट करने के लिए हम लोग कौन सा आर्टिकल बताए थे पिछले वाले सेशन में, तो आर्टिकल 61 आता है रिमूवल ऑफ प्रेसिडेंट। तो 61 में, और ये क्यों होता है इम्पीचमेंट, होता क्या है कि जब प्रेसिडेंट अगर कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन करते हैं तो हम लोग आर्टिकल 61 लगा के रिमूवल ऑफ प्रेसिडेंट करते हैं। और ये जो आपका लिया गया है इम्पीचमेंट प्रोसेस, ये आपका USA से लिया गया है, तो USA से है। अब इसका प्रोसेस देखिए क्या होता है। सबसे पहले क्या होता है इम्पीचमेंट प्रोसेस में, एक बिल लाया जाता है इम्पीचमेंट प्रोसेस का, वो किसी भी हाउस में आ सकता है, ठीक है, या तो लोकसभा में भी आए या तो राज्यसभा में भी आए। मान लीजिए फॉर एग्जांपल अगर राज्यसभा में आता है तो सबसे पहले बिल को पास करने के लिए आपको 1/4 मेजोरिटी जितना भी मेंबर हैं राज्यसभा में, मान लीजिए फर्स्ट बिल इंट्रोड्यूस किया गया राज्यसभा में, तो राज्यसभा में 1/4 मेजोरिटी का टोटल मेंबर साइन करेंगे उस बिल पे। फिर उसके बाद क्या होगा, वहाँ से वो बिल इनिशिएट होगा इम्पीचमेंट का, और उसके बाद क्या होगा, उसी समय वोटिंग भी हो जाएगा 2/3 मेजोरिटी ऑफ टोटल मेंबर। कौन, राज्यसभा के। राज्यसभा के अगर 2/3 मेंबर अगर वो सिग्नेचर करके पास कर दिए तो हम लोग उसको कहते हैं कि राज्यसभा से पास हो गया। बट ये बिल इंट्रोड्यूस करने के लिए राज्यसभा में 1/4 होना चाहिए मेंबर का साइन। उनके साइन होने के बाद 2/3 मेजोरिटी अगर साइन कर देते हैं टोटल मेंबर का, तो वहाँ से राज्यसभा से इम्पीचमेंट वाला बिल पास हो गया। फिर उसके बाद क्या गया, पास होने के बाद वो आ गया लोकसभा में, ठीक है। अब लोकसभा में क्या होगा, जाने से पहले वो क्या होगा, इन्वेस्टिगेशन हाउस में जाएगा कि हाँ ये जो बिल इंट्रोड्यूस हुआ और राज्यसभा से जो पास होके आया है वो इन्वेस्टिगेशन में जाएगा, क्या ये सही में प्रोसेस, ऐसा प्रोसीडिंग सही है जो चलाया गया है। तो जब इसका इन्वेस्टिगेशन हो जाएगा तो इन्वेस्टिगेशन होने के लिए ये एक इन्वेस्टिगेशन कमेटी के पास जाता है। कमेटी के पास जाने के बाद जब वहाँ से अप्रूव्ड हो गया कि नहीं ये सही है, हटाना चाहिए, तो वो फिर लोकसभा में जाएगा। लोकसभा में जाने के बाद वहाँ भी आपको 2/3 मेजोरिटी से पास करना होगा, ठीक है। टोटल मेंबर, अगर टोटल मेंबर का 2/3 पास कर दिया तो वहाँ भी आपका बिल पास हो गया। लोकसभा में भी इनिशिएट हुआ था राज्यसभा से, 1/4 मेजोरिटी से बिल आया, फिर 2/3 से राज्यसभा में पास हुआ, फिर इन्वेस्टिगेशन के पास गया, फिर वहाँ से इन्वेस्टिगेशन होने के बाद लोकसभा में आया, 2/3 मेजोरिटी से लोकसभा में भी पास हो गया, ठीक है। और जब ये सारा पास हो जाता है तो इनको प्रेसिडेंट को 14 डेज मतलब का टाइम दिया जाता है, 14 दिन का, कि आप इससे पहले जो भी आपका टर्म कंडीशन या कुछ आप कहना बोलना चाहते हैं इस मैटर पे तो आप बोल सकते हैं। तो 14 दिन का समय दिया जाता है हेड ऑफ हाउस के थ्रू, जो हाउस का हेड है, हेड ऑफ हाउस, और जो प्रेसिडेंट है आपका हेड ऑफ हाउस, तो उनको 14 दिन का समय दिया जाता है। और उसके बाद बोला जाता है कि आपको समय दिया जाता है, आप अपना या तो कुछ उसमें बोलिए, नहीं तो फिर आप हटिए, ठीक है। तो ये था आपका टोटल रिमूवल ऑफ प्रेसिडेंट। अब हम लोग बात करेंगे पावर ऑफ प्रेसिडेंट का, ठीक है। तो पावर ऑफ प्रेसिडेंट से बात करने से पहले हम लोग कितने तरह का पावर होता है वो डिस्कस कर लेते हैं। अब स्क्रीन पे देखिए सामने में दिख रहा होगा आपको टोटल जो पावर है यहाँ आपके सामने है। ये सारे पावर को हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखिए क्या है डिस्क्रिशनरी पावर। डिस्क्रिशनरी पावर को हम लोग हिंदी में कहते हैं विवेकीय शक्ति। इसमें क्या होता है, प्रेसिडेंट का एक डिस्क्रिशनरी पावर होता है जिसमें हम लोग बात करेंगे कि अगर कुछ डिसीजन लेना हो, जैसे में अपॉइंटमेंट ऑफ PM हो गया, या लोकसभा का डिजोल्यूशन हो गया, डिजोल्व करने का हो गया लोकसभा को, या वीटो पावर को यूज़ करना हो,
तो ये खुद अपने मन से करते हैं, बट इसमें किसी का कोई एडवाइस लेने का ज़रूरत नहीं है, ना कैबिनेट ऑफ मिनिस्ट्री का या किसी और मतलब जो भी हो। वैसे तो खास करके कोई भी अपॉइंटमेंट वगैरह अगर हो तो वो कैबिनेट ऑफ मिनिस्ट्री या पीएम से ही सलाह लेके अपॉइंट करते हैं। बट ये डिस्क्रिशनरी पावर में क्या होता है कि किसी की एडवाइस का ज़रूरत नहीं है। इसमें जो भी पावर है, जैसे पीएम का अपॉइंटमेंट या डिसॉल्व ऑफ लोकसभा या वीटो पावर, ये सब आपका आता है डिस्क्रिशनरी पावर में, ठीक है। अब आपका यहाँ पे क्या हो जाता है कि एग्जीक्यूटिव पावर अगर आप लोग देखें तो एग्जीक्यूटिव पावर में क्या हो जाता है, एग्जीक्यूटिव का मतलब हिंदी में हो गया कार्यकारी शक्तियां। तो एग्जीक्यूटिव पावर में प्रेसिडेंट का अगर देखा जाए तो इसमें अपॉइंटमेंट एंड रिमूवल का जो प्रोसेस होता है वो मेनली वही होता है कि किनको अपॉइंट करना है, किनको रिमूव करना है। तो एग्जीक्यूटिव पावर में ये पीएम को अपॉइंट भी कर सकते हैं और रिमूव भी कर सकते हैं। और इसमें अगर और देखा जाए अपॉइंटमेंट, तो जितने भी यूनियन गवर्नमेंट के मिनिस्ट्री हैं उनको भी ये अपॉइंट कर सकते हैं और रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। बट इसमें एडवाइस ऑफ पीएम चलेगा, ठीक है। बिना पीएम के एडवाइस के ना तो ऑल मिनिस्ट्री के यूनियन गवर्नमेंट को ना तो हटा सकते हैं ना तो ला सकते हैं, ठीक है। और अगर गवर्नर का बात करें तो गवर्नर के भी अपॉइंटमेंट एंड रिमूवल का बात होता है, प्रेसिडेंट करते हैं, बट ये एडवाइस ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू होता है, ठीक है। और अटॉर्नी जनरल एक होता है पोस्ट जो कि सेंट्रल का होता है, बट स्टेट में अगर बात करें तो एडवोकेट जनरल होता है। तो अटॉर्नी जनरल और एडवोकेट जनरल, इसका भी एक सेपरेट लेक्चर आएगा, वो हम डिस्कस करेंगे आगे वाले लेक्चर आने वाले समय में, धीरे धीरे टाइम के साथ आएगा। बट यहाँ पे हम लोग बात कर ले रहे हैं अटॉर्नी जनरल, जो कि इनका भी अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट करते हैं और रिमूवल भी प्रेसिडेंट करते हैं, और ये भी सेंट्रल गवर्नमेंट के एडवाइस से होता है। तो एग्जीक्यूटिव पावर में मेनली आपका अपॉइंटमेंट एंड रिमूवल होता है, ठीक है। तो ये आपका एग्जीक्यूटिव पावर हो गया। अब उसके बाद है आपका लेजिस्लेटिव पावर, ठीक है। तो लेजिस्लेटिव पावर में हम लोग क्या देखेंगे, जिसको हम लोग कहते हैं विधायी शक्तियां। विधायी शक्तियां, एग्जीक्यूटिव था कार्यकारी, लेजिस्लेटिव पावर है विधायी शक्तियां, जिसमें हम लोग बात करेंगे प्रेसिडेंट के जो विधायी शक्तियां हैं। विधायी शक्तियां में क्या होता है, सबसे पहला अगर बात करें किसी भी हाउस है, जैसे लोकसभा या राज्यसभा, दोनों का बात कर रहे हैं, तो उसमें एंग्लो इंडियन को नॉमिनेट करने का जो पावर है वो आपका लेजिस्लेटिव पावर में आता है प्रेसिडेंट का। लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन होते हैं और राज्यसभा में 12, ठीक है, राज्यसभा में 12। बट अभी प्रेजेंट में क्या हुआ है कि 104 जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट आया हुआ है CA, इसमें क्या किया गया है, 2020 का है ये, ठीक है। इसमें क्या किया गया है कि जो 2 एंग्लो इंडियन है उनको अभी उनका सीट अभी वैकेंट किया गया है, ठीक है। मतलब वो इनएक्टिव है अभी, अगर जरूरत पड़े तो वो उसको फिर लाया भी जा सकता है, ठीक है, एंग्लो इंडियन को सेलेक्ट करके। तो अभी यहाँ पे सीट खाली है और इसमें बोला गया है कि जरूरत पड़ने पर अपॉइंट भी किया जा सकता है, ठीक है। बट ये सीट को खत्म किया नहीं गया है। 104 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2020 लोकसभा में ऐसा हुआ है। और राज्यसभा में जो 12 मेंबर का नॉमिनेशन करने का पावर है वो भी आपका लेजिस्लेटिव पावर ऑफ प्रेसिडेंट में आता है, ठीक है। अब इसमें जो 12 मेंबर जो नॉमिनेट होंगे वो आपका आर्ट, साइंस, लिटरेचर या सोशल सर्विस से होंगे, ठीक है, आर्ट, साइंस, लिटरेचर या सोशल सर्विस से। अब जैसे देखिए एक और इसमें लेजिस्लेटिव पावर में क्या आ जाता है, जैसे एनुअल रिपोर्ट वगैरह अगर देख लें आप, जो भी ऑर्गेनाइजेशन होती है सेंट्रल गवर्नमेंट की, जैसे UPSC, CAC, CFC कहने का मतलब सेंट्रल फाइनेंस कमीशन हो गया, फिर SC आयोग हो गया, ठीक है, कमीशन हो गया, SC कमीशन, ST कमीशन, OBC कमीशन। तो इसमें जो एनुअल रिपोर्ट जो ये ऑर्गेनाइजेशन वगैरह सबमिट करते हैं वो प्रेसिडेंट को सबमिट करते हैं, ठीक है। एनुअल रिपोर्ट सबमिटेड टू प्रेसिडेंट। फिर उसके बाद क्या करता है प्रेसिडेंट, इसको लोकसभा या तो राज्यसभा, जहां जिसका जैसे रिक्वायरमेंट है। अगर UPSC का देखा जाए तो राज्यसभा में होता है। हम लोग 312 आर्टिकल में भी हम लोग देखते हैं, ये कहते हैं, ये सर्विसेज के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, और जिसमें सर्विस को अगर एक्सटेंड करना तो राज्यसभा के हैंड में पावर होता है। तो जैसा रिपोर्ट जिस ऑर्गेनाइजेशन का होता है उसके हिसाब से लोकसभा राज्यसभा में ये सबमिट करते हैं। तो ये भी आपका क्या हो जाता है, लेजिस्लेटिव पावर में आता है। अब हम लोग बात करते हैं फाइनेंशियल पावर। फाइनेंशियल पावर में क्या होता है कि अगर कोई कमीशन बनाना हो, सेंट्रल गवर्नमेंट फाइनेंस कमीशन, जैसे मान लीजिए हम लोग सेंट्रल का बात कर रहे हैं, तो हमको
फाइनेंशियल पावर में अगर हम लोग फाइनेंस कमीशन जो बनाते हैं वो प्रेसिडेंट के द्वारा बनाते हैं, फॉर्मेशन ऑफ सेंट्रल फाइनेंस कमीशन बाय द प्रेसिडेंट। फाइनेंस कमीशन में जो मेंबर और चेयरमैन होता है उसका भी अपॉइंटमेंट एंड रिमूवल वो भी आपका प्रेसिडेंट ही करते हैं, जो कि आर्टिकल कितना में है आपका 280 में है। ठीक है, कहने का मतलब है कि फाइनेंस कमीशन का इस्टेब्लिशमेंट, उनके मेंबर और चेयरमैन का अपॉइंटमेंट एंड रिमूवल वो भी आपका प्रेसिडेंट के द्वारा होता है आर्टिकल 280 में। ठीक है, ये क्लियरली है, फाइनेंशियल पावर है ये, वो जो कि प्रेसिडेंट के द्वारा होता है। अब देखिए क्या है आपका जुडिशियरी पावर। जुडिशियरी पावर में देखिए क्या होता है प्रेसिडेंट का। आर्टिकल 72 हम लोग पिछले वाले लेक्चर में देखे थे। अगर किसी को मान लीजिए पनिशमेंट मिला है, क्या कहते हैं, सज़ा मिला है फांसी का, तो आर्टिकल 72 के तहत प्रेसिडेंट को पार्डन पावर दिया गया है। ठीक है, और इसको माफ़ भी करने का पावर दिया गया है कि आप इसके डेथ सेंटेंस या फांसी के सज़ा को टाल सकते हैं, हटा सकते हैं अगर आपको लगता है। तो ये जुडिशियल पावर है। ठीक है, और ये जुडिशियल पावर प्रेसिडेंट को है। गवर्नर, बट गवर्नर कैन नॉट पार्डन डेथ सेंटेंस एंड कोर्ट मार्शल। ठीक है, तो बट गवर्नर का अगर हम लोग बात करें, थोड़ा सा इसमें गवर्नर का भी बात कर ले रहे हैं। गवर्नर के पास पार्डन डेथ सेंटेंस नहीं है एंड कोर्ट मार्शल। ठीक है, अब हम लोग बात कर ले रहे हैं आर्टिकल 72 समझ में आ गया, पार्डन पावर है प्रेसिडेंट को। ठीक है, आर्टिकल 72 के तहत अब हम लोग यहाँ पे बात कर ले रहे हैं मिलिट्री पावर का। मिलिट्री पावर में देखिए क्या होता है। अगर मान लीजिए कोई वार का डिक्लेरेशन करना हो तो वो भी प्रेसिडेंट करेंगे तभी होगा, या कोई मान लीजिए कुछ इमरजेंसी वगैरह का करना हो, या किसी अदर कंट्री से कुछ ऐसा सिचुएशन बन गया वार का, तो विदाउट प्रेसिडेंट के परमिशन का नहीं होगा। और देखिए दूसरा क्या पावर है, जितना भी डिफेंस का पावर है वो सारा प्रेसिडेंट के अंदर वेस्टेड होता है, निहित होता है। ठीक है, ये आपका मिलिट्री पावर में आता है, दो बताए आपको। ठीक है, और अब इसमें थर्ड देखिए क्या है, जितना भी आर्मी, नेवी, एयर फोर्स है उसका जो हेड होता है उसको अपॉइंट एंड रिमूव जो भी करते हैं वो सारा प्रेसिडेंट करते हैं, बट सेंट्रल गवर्नमेंट इसमें एडवाइस करती है। प्रेसिडेंट क्या करते हैं, उसको अपॉइंट करते हैं। आपका आर्मी, नेवी चीफ का जो हेड होता है उसका अपॉइंटमेंट रिमूवल प्रेसिडेंट के द्वारा होता है, बट सेंट्रल गवर्नमेंट उनको एडवाइस देते हैं। तो ये आपका थर्ड हो गया। अब फोर्थ में देखिए क्या है आपका, प्रेसिडेंट इज द चीफ कमांडर ऑफ आर्म्ड फोर्स। अगर हम लोग चीफ कमांडर बात करें कौन है, तो प्रेसिडेंट को कहा जाता है चीफ कमांडर को, जितना भी आर्म्ड फोर्स है आपका। तो ये आपका मिलिट्री पावर में आ जाता है प्रेसिडेंट का। तो जितना भी सारा पावर बता रहे हैं वो ध्यान से सुनिएगा, प्रॉपर आपको आवाज़ जा ही रहा होगा, और अगर फास्ट लगे तो स्लो भी कर लीजिएगा। ठीक है, और हम लोग आगे बात कर लेते हैं डिप्लोमेटिक पावर। अब डिप्लोमेटिक पावर में देखिए क्या है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, डिप्लोमेटिक तो वर्ड है, कूटनीति होता है। तो डिप्लोमेटिक पावर में देखिए क्या होता है, मान लीजिए किसी कंट्री से या किसी अदर कंट्री से ऐसा कुछ ट्रीटी या एग्रीमेंट वगैरह करना हो, तो जो भी ट्रीटी या एग्रीमेंट होता है तो डिप्लोमेटिक पावर के तहत बताया गया है कि जो भी ट्रीटी होगा वो राष्ट्रपति के नाम से होगा, ना कि अगर आप पीएम कर रहे हैं ट्रीटी तो वहाँ पे पीएम का नाम होगा, वो नहीं, वहाँ पे प्रेसिडेंट का ही नाम आएगा। ठीक है, तो बाय द नेम ऑफ प्रेसिडेंट होगा। और जितना भी एम्बेसडर या हायर कमिश्नर अपॉइंट किया जाता है अदर कंट्री में या कॉमन, अच्छा यहाँ पे हम दो वर्ड यूज़ किए हैं, एम्बेसडर और हाई कमिश्नर। तो एम्बेसडर का मतलब क्या है और हाई कमिश्नर का मतलब क्या है, तो यहाँ पे देखिए बता देते हैं। एम्बेसडर वैसे कंट्री जो नॉर्मल हैं, और हाई कमिश्नर जो वैसे कंट्री जो कॉमनवेल्थ कंट्री में आते हैं। इसका मतलब क्या है, कॉमनवेल्थ कंट्री वैसे कंट्री को कहते हैं जिसपे ब्रिटेन पहले अधिकार कर चुके हैं, तो उसको कहते हैं हम लोग कॉमनवेल्थ कंट्री। और वहाँ जो अपॉइंट होंगे उनको कहेंगे हम लोग हाई कमिश्नर। तो हाई कमिश्नर और एम्बेसडर का अपॉइंटमेंट और रिमूवल अगर बात करें तो वो भी क्या करते हैं, आपको प्रेसिडेंट करते हैं। तो ये आपका डिप्लोमेटिक पावर में आ जाता है। ठीक है, तो डिप्लोमेटिक पावर में आपका हो गया अपॉइंटमेंट ऑफ एम्बेसडर, हाई कमिश्नर। अब आपका देखिए यहाँ पे क्या है, इमरजेंसी पावर। इमरजेंसी पावर देखिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसका क्वेश्चन भी बनता है। अच्छा फाइनेंशियल पावर दो बार आ गया है ना, अच्छा एक तो ये रिमूव कर दीजिए। अब ठीक है, इमरजेंसी पावर में देखिए क्या होता है कि ये जो इमरजेंसी पावर है, सबसे पहला बात लिया कहाँ से गया है वो बता दे रहे हैं। जर्मनी से लिया गया है।
इमरजेंसी पावर को, और ये प्रेसिडेंट इसको लगाते हैं। अब देखिए इमरजेंसी जो पावर है वो प्रेसिडेंट के पास होता है, 3 तरह का होता है, और इसका आर्टिकल अगर हम लोग देखें, सबसे पहला अगर हम लोग बता दें नेशनल इमरजेंसी, वो आर्टिकल आपका 352 में आता है नेशनल इमरजेंसी। अगर आपका आर्टिकल 356 देखें, वो आपका आता है 356 में स्टेट इमरजेंसी, ठीक है, जिसमें हम लोग प्रेसिडेंट रूल वगैरह का डिस्कस करते हैं। 360 में अगर बात किया जाए तो 360 में आपका आता है फाइनेंशियल इमरजेंसी, ठीक है। तो ये फाइनेंस से रिलेटेड, अब हम लोग तीनों के बारे में बता देते हैं आपको। जो नेशनल इमरजेंसी होता है ये कब लगा जाता है, मान लीजिए कुछ ऐसा कंडीशन हो जाए, वार का कंडीशन, या लगे कि नहीं वार का कोई पॉसिबिलिटीज़ है, या इंटरनल कुछ डिस्प्यूट्स हो गया है स्टेट या कंट्री के बीच में, ठीक है, तो उसमें हम लोग नेशनल इमरजेंसी लगाते हैं। और ये आपका 44 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट हुआ था एक 1978 में। तो इसमें क्या हुआ कि इसको हम लोग आर्म्ड रिवेलियन में चेंज कर दिए। पहले था नेशनल इमरजेंसी, अब हो गया आर्म्ड रिवेलियन, सशस्त्र विद्रोह, ठीक है। तो ये आपका आर्टिकल 352 में आता है, ठीक है, जिसको हम लोग कहते हैं नेशनल इमरजेंसी। अब देखिए यहाँ पे क्या है, स्टेट इमरजेंसी। स्टेट इमरजेंसी करने का मतलब क्या है कि स्टेट में अब प्रेसिडेंट का रूल चलेगा। इसका मतलब क्या होगा कि प्रेसिडेंट रूल लगेगा। अब देखिए यहाँ पे प्रेसिडेंट रूल कब लगता है, जब कॉन्स्टिट्यूशनल कुछ सिस्टम फेल्योर हो जाता है। और ये प्रेसिडेंट रूल लगाने का सलाह कौन देता है, गवर्नर, किसको, प्रेसिडेंट को। तो जब कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम फेल्योर हो जाता है, वहाँ की सरकार अगर काम करने में संविधान के अकॉर्डिंग सक्षम नहीं होती है, तो क्या करता है, गवर्नर बताता है प्रेसिडेंट को कि यहाँ पे ऐसा ऐसा है, तो वहाँ पे प्रेसिडेंट रूल लगाया जाए। तो और यहाँ पे प्रेसिडेंट रूल जब अप्लाई होता है तो वहाँ पर भी ये सेंट्रल गवर्नमेंट के एडवाइस से होता है, जो कि प्रेसिडेंट एडवाइस करते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट को, तब वहाँ पे प्रेसिडेंट रूल लगता है। बट इन्फॉर्मेशन गवर्नर देते हैं प्रेसिडेंट को, और ये तभी लगता है जब कॉन्स्टिट्यूशनल कुछ सिस्टम फेल्योर होता है, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्या मेथड है आपका प्रेसिडेंट रूल लगने का। अब देखिए ये कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम फेल्योर बताए। अब देखिए कुछ क्या हो गया कि अगर कोई गवर्नमेंट वहाँ की है किसी भी स्टेट में, बट वहाँ पे वो प्रॉपर वर्क नहीं कर पा रही है, तो उसके वजह से भी क्या हो जाता है, प्रेसिडेंट रूल लगता है। या नहीं तो फिर लेजिस्लेटिव असेंबली या लोकल गवर्नमेंट प्रॉपरली वहाँ पे वर्क नहीं हो पाता है, लेजिस्लेटिव असेंबली या लोकल गवर्नमेंट नॉट डिसॉल्व। तो इस कंडीशन में क्या हो जाता है, प्रेसिडेंट रूल लगता है, जो कि गवर्नर एडवाइस देते हैं, फिर से बता रहे हैं। अब यहाँ पे क्या हो जाता है, इसको हम लोग सेंट्रल गवर्नमेंट रूल या सेंट्रल गवर्नमेंट रूल कहते हैं, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ पे सारा रूल करती है। तो आपको ये बताए नेशनल इमरजेंसी और प्रेसिडेंट रूल बताए, और आपको यहाँ पे एक और दिख रहा होगा फाइनेंशियल इमरजेंसी। अब फाइनेंशियल इमरजेंसी में देखिए क्या होता है, जब फाइनेंशियल कुछ क्राइसिस हो जाता है, मान लीजिए अभी कोविड-19 चल रहा है, तो अब मान लीजिए कुछ ऐसा कंडीशन आ जाए कि सैलरी वगैरह गवर्नमेंट एम्प्लॉय को नहीं दे पाए सरकार, क्योंकि उसमें उनका आएगा तो तभी तो दे पाएंगे, या फिर उसको रोक के रखेंगे, नेक्स्ट मंथ देंगे। तो फाइनेंशियल इमरजेंसी में क्या होगा कि फाइनेंशियल जब क्राइसिस होगा तब लगता है, और ये किसके द्वारा लगाया जाता है, ये भी प्रेसिडेंट के द्वारा लगाया जाता है, जो कि आपका फाइनेंशियल पावर में आता है। और ये एडवाइस ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के एडवाइस पे ही लगाया जाता है। और इसमें एक होता है कि टाइम लिमिट, कितने टाइम के लिए लगाया जाता है। अगर प्रॉब्लम कंडीशन कुछ ज़्यादा ही ख़राब हो तो हम लोग मैक्सिमम टाइम, नो लिमिट है इसका, ठीक है, मिनिमम कुछ नहीं है। और इसमें ज़्यादातर क्या होता है फाइनेंशियल इमरजेंसी में, सैलरी वगैरह को घटा दिया जाता है गवर्नमेंट एम्प्लॉय का, ठीक है। तो इसको हम लोग कहते हैं फाइनेंशियल इमरजेंसी। बट अभी तक फाइनेंशियल इमरजेंसी लगा नहीं है, कंडीशन अगर हो तो फाइनेंशियल इमरजेंसी लग सकता है। तो ये आपका प्रेसिडेंट का सारा पावर डिस्कस कर लिए। फाइनेंशियल पावर यहाँ पे ऑलरेडी एक बार हम लोग डिस्कस कर चुके थे, बट एक बार और लिखा गया, ठीक है। तो ये आपका पावर ऑफ प्रेसिडेंट है। तो यहाँ तक आपको अगर समझ में आया है, वीडियो अच्छा लगा है, तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, और जो भी कुछ चेंजेस करना हो अपने कमेंट में दीजिए, हम उसके पे कंसीडर करके काम करेंगे। और थोड़ा सा अगर फास्ट लगा होगा तो यूट्यूब के सेटिंग से स्लो करके सुन सकते हैं, अगर नहीं तो फिर ठीक है, या तो फास्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो देखने के लिए थैंक्स, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।